नमस्कार। गाजीपुर टुडे के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं फूल चंद सिंह। मैंने आपसे वादा किया था कि गाजीपुर टुडे के यूट्यूब चैनल पे प्रतिदिन दिन भर की चर्चित खबरों का 5 वीडियो अपलोड करूंगा, लेकिन आज मैं मात्र 3 वीडियो ही आज की चर्चित खबरों में से अपलोड कर रहा हूं। उसमें से एक वीडियो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में प्रस्तुत आज के बजट पर क्या कहा है, आप उसका वीडियो देखेंगे। दूसरे वीडियो में आप उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आज के प्रस्तुत बजट पर क्या कहा है, आप उसको देखेंगे। और तीसरे बजट में पेटीएम पे मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा हुआ है और भारत की प्रमुख जांच एजेंसी ईडी उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है, इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया सुले ने बहुत ही बड़ा आरोप भारत के प्रधानमंत्री पर लगाया है। हाँ, एक निवेदन है, यदि आपने गाजीपुर टुडे के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और देश प्रदेश की चर्चित खबरों से अप टू डेट रहें। धन्यवाद। हमारा पहला जो बजट था वह 17-18 का, वह प्रदेश के अन्नदाता किसानों को समर्पित था। 2018-19 का बजट हम लोगों ने प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल विकास के लिए, औद्योगिक विकास के लिए हम लोगों ने समर्पित किया था। 2019-20 का हमारा प्रदेश का बजट मातृशक्ति को समर्पित करते हुए, मिशन शक्ति के अभियान को आगे बढ़ाते हुए महिला सशक्तिकरण के लिए हम लोगों ने समर्पित किया था। 2020-21 का बजट प्रदेश के युवा ऊर्जा को समर्पित था। 21-22 का बजट प्रदेश के स्वावलंबन से सशक्तिकरण के इस अभियान को समर्पित था और 22-23 को अंत्योदय से आत्मनिर्भरता का प्रदेश का बजट रहा है। वर्ष 23-24 का बजट हमारी सरकार ने त्वरित एवं सर्वसमावेशी विकास के लिए समर्पित किया। तो आज का जो बजट है, जो हमारे वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, वह बजट प्रभु श्री राम को समर्पित करते हुए लोक मंगल की उन भावनाओं को समर्पित किया कि यही मह आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। तुलसीदास जी के इन शब्दों में कि बजट की शुरुआत में, बजट के मध्य में और अंत में भी प्रभु श्री राम हैं। उनके विचार में, उनके संकल्प में एक एक शब्द में श्री राम है, क्योंकि श्री राम लोक मंगल के पर्याय हैं और यह बजट भी लोक मंगल को समर्पित करते हुए प्रदेश के समग्र और संतुलित विकास का उत्तर प्रदेश का एक आर्थिक दस्तावेज है। मैं इसके लिए वित्त मंत्री, अपर मुख्य सचिव वित्त और उनकी पूरी टीम को इस समग्र विकास और समग्र एवं संतुलित विकास की अवधारणा को सार्थक बनाने के उद्देश्य से प्रस्तुत इस बजट के लिए हृदय से बधाई देता हूं।
ये सरकार पिछले लगभग 7 साल तो यहां हो रहे यूपी में, और दिल्ली के 10 साल, जो डबल इंजन की सरकार है, इसको हिसाब किताब देना चाहिए। दिल्ली के 10 साल और उत्तर प्रदेश के 7 साल। दिल्ली में भी कोई नेतृत्व नहीं बदला, वही का वही नेतृत्व है, और यूपी में भी कोई नेतृत्व नहीं बदला, वही के वही मुख्यमंत्री हैं। और उसके बाद दिल्ली और लखनऊ वाले मिलकर के बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं। कोई अगर $5 ट्रिलियन का सपना दिखा रहा है कि उनकी अर्थव्यवस्था हो जाएगी, उसकी नकल कर करके उत्तर प्रदेश की सरकार, बीजेपी के लोग सपना दिखा रहे हैं कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। और अगर इतनी बड़ी इकोनॉमी होने जा रही है तो आज भी सड़कों पे गड्ढे क्यों हैं, नाले बन नहीं पाए हैं, और हमारी नदियां अभी भी खराब हो रही हैं, नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, और किसान की आय दोगुनी नहीं। किसान अभी भी आर्थिक संकट से गुजर रहा है, उसकी किसी फसल की कीमत नहीं दे पा रहे हैं। कहने के तो बजट में कई फसलों के नाम लिए उन्होंने, लेकिन कहीं भी सरकारी खरीद और एमएसपी की बात को लेकर के सरकार चुप है। तो जिस सरकार में और जिस डबल इंजन की सरकार में किसान दुखी हो और नौजवान के हाथ में नौकरी ना हो, और कमाल तो तब है जब सबसे बड़ा बजट बोल रहे हो, 7 लाख करोड़ या 8 लाख करोड़ तक बजट पहुंचने जा रहा है, और इस समय नौकरी रोजगार नहीं है हाथ में, बच्चों को लाइन में लगना पड़ रहा है, और एक भी जगह नौकरी की बात नहीं है, लगातार रोजगार की बात सरकार कर रही है। तो क्या इजराइल में जो बच्चे जाएंगे, क्या वो सम्मान का रोजगार होगा? अपने परिवार, घर परिवार के लोगों को छोड़ करके मजबूरी में जा रहे हैं, जब उन्हें कोई नौकरी और रोजगार यहां नहीं मिला है, तो अपनी मजबूरी में जा रहे हैं वो लोग। ये सरकार मजबूरी का लाभ उठा रही है। और जो लोग ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, पहले ही पन्ने पर सरकार अपना रटा रटाया और भारतीय जनता पार्टी का नारा सबका साथ सबका विकास, जब तक गैर बराबरी नहीं खत्म होगी तो सबका साथ कैसे होगा संभव? ये गैर बराबरी मिटाने की बात नहीं करते हैं, ये सबका साथ लेने की बात करते हैं। क्या गैर बराबरी इस नारे से खत्म हो रही है? चाहे वो आर्थिक गैर बराबरी हो, चाहे सामाजिक गैर बराबरी हो, तो सबका साथ सबके विकास के नारे में ये केवल बजट 10% संपन्न लोगों के लिए बना रहे हैं। 90% बजट 90% लोगों के लिए बजट नहीं है। ये 90% बजट का पैसा 10% लोगों पर, और बजट का 10% 90% लोगों के लिए। ये सरकार पहले दिन से कर रही है, और इसका परिणाम यही होगा कि गैर बराबरी बढ़ेगी, खाई बढ़ेगी, अमीरी गरीबी के बीच में दूरी बढ़ेगी। और जो सरकार कह रही थी कि 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया, निवेश आया है, पहले पन्ने पे लिख रहे हैं इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनसे 101 करोड़ 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ये नौकरी नहीं है, ये रोजगार है। ये रोजगार की गारंटी भी नहीं है, क्योंकि निवेश नहीं आया है, और अगर निवेश आया होता तो दिखता कहीं ना कहीं। ये हर बार एम्प्लॉयमेंट रेट की बात कहते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं। इस उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं हो रहा है, ईज ऑफ डूइंग क्राइम चल रहा है, ईज ऑफ डूइंग करप्शन चल रहा है, ईज ऑफ डूइंग चीटिंग चल रही है। और करप्शन का तो ऐसा उदाहरण है कि विधानसभा से लेकर के जितनी भी नौकरी निकली हैं,
एक सबसे बड़ा चीटर पकड़ा गया। कंट्रोल किसको कर रहे हैं? न्यूज को। कंट्रोल करप्शन को नहीं कर रहे हैं। कंट्रोल किसको कर रहे हैं? कि जो इस जालसाजी में शामिल था उसकी तस्वीर न छप जाए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, उसको कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल करप्शन का नहीं कर रहे हैं। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं चल रहा है, यहां पर ईज ऑफ डूइंग करप्शन चल रहा है। और जो लोग ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, पहले ही पन्ने पर सरकार अपना रटा रटाया और भारतीय जनता पार्टी का नारा सबका साथ सबका विकास, जब तक गैर बराबरी नहीं खत्म होगी तो सबका साथ कैसे होगा संभव? ये गैर बराबरी मिटाने की बात नहीं करते हैं, ये सबका साथ लेने की बात करते हैं। क्या गैर बराबरी इस नारे से खत्म हो रही है? चाहे वो आर्थिक गैर बराबरी हो, चाहे सामाजिक गैर बराबरी हो। तो सबका साथ सबके विकास के नारे में ये केवल बजट 10% संपन्न लोगों के लिए बना रहे हैं। 90% बजट 90% लोगों के लिए बजट नहीं है। ये 90% बजट का पैसा 10% लोगों पर, और बजट का 10% 90% लोगों के लिए। ये सरकार पहले दिन से कर रही है, और इसका परिणाम यही होगा कि गैर बराबरी बढ़ेगी, खाई बढ़ेगी, अमीरी गरीबी के बीच में दूरी बढ़ेगी। और जो सरकार कह रही थी कि 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया, निवेश आया है, पहले पन्ने पे लिख रहे हैं इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनसे 101 करोड़ 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ये नौकरी नहीं है, ये रोजगार है। ये रोजगार की गारंटी भी नहीं है, क्योंकि निवेश नहीं आया है। और अगर निवेश आया होता तो दिखता कहीं ना कहीं कि सरकार उसको भी छिपा रही है, आंकड़ों को भी। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा जो पीड़ित, दुखी या जिसके साथ अन्याय हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, वही 90% पीडीए लोग हैं, जिनकी थानों में रिपोर्ट नहीं है, जिनकी कोई सुनवाई नहीं है। एक थाने से दूसरे अधिकारी, तीसरे अधिकारी और टॉप के अधिकारियों तक मिलने जाते हैं। और इस आंकड़े को अगर आप और साबित करना चाहें तो कोर्ट से एफआईआर मजबूर है लिखवाने के लिए। जब से बीजेपी की सरकार आई है, थानों में और जहां पर एफआईआर या सुनवाई होनी चाहिए नहीं हो रही है, मजबूरी में लोगों को थाने का, कोर्ट का सहारा लेकर के एफआईआर लिखवानी पड़ रही है। पता नहीं कौन सी पॉलिसी ला रहे हैं, जिस पॉलिसी से सुपर कंडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट आने वाला है। हमारी जो जानकारी है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी माइक्रोन, यूपी प्रधानमंत्री तो देता है, प्रधानमंत्री बन जाए यूपी के माध्यम से और सरकार दिल्ली में बीजेपी के बन जाए, उसके लिए तो सांसद जीतते हैं। लेकिन जब सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आने की बात हो तो यूपी में नहीं आते। दुनिया की अगर सबसे बड़ी कंपनी है सुपर कंडक्टर्स की, वो तो दूसरे प्रदेश में क्यों जाए? वो उस प्रदेश में जाना चाहिए, उस प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आना चाहिए जो प्रदेश सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद चुन करके भेजता हो, जो प्रदेश प्रधानमंत्री बनाने के लिए सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद जिताता हो। तो वो कंपनी आपके यूपी में क्यों नहीं आई? और फिर पता नहीं कहां से किसी ने बता दिया होगा कि अभी पूर्वांचल और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जुड़ नहीं पा रहा है। जो लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूरा ना बना पा रहे हो ढंग से, जिसके
जो इंतजाम होने चाहिए थे, वे साइड एमिनिटीज, मंडी या लाइटिंग या राइडिंग क्वालिटी पूरी न कर पाए हों और अपने शहर की सड़क न बना पाए हों। 2022 में गोरखपुर लिंक बनकर के तैयार हो जाना चाहिए था, अभी तक गोरखपुर लिंक नहीं बन पाया है। और हो सकता है अगर हिसाब किताब ठीक लगाएं और कैलकुलेशन ठीक हो तो देश की सबसे महंगी सड़क अगर कोई बन रही है तो गोरखपुर लिंक सड़क बन रही है, जो 91 किलोमीटर की है, 6000 करोड़ की बन रही, जो आज भी पूरी नहीं हो पाई। सोचिए, 91 किलोमीटर का गोरखपुर लिंक है जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ता है, वो आज भी पूरा नहीं हो पाया है। उसमें 6000 करोड़ का पैसा लगाया सरकार ने अपने खजाने का। और लखनऊ रिंग रोड तो बनी नहीं, बताओ लिंक कैसे बन जाएगा पूर्वांचल और आगरा लखनऊ का? अगर लखनऊ रिंग रोड अभी तक बन गई हो तो बता दें आप लोग। अहम मुद्दे पर आपसे चर्चा करनी है, लेकिन उसके पहले कुछ तस्वीरें साझा कर लेते हैं। एक ये सेल्फी देखिए, उसके बाद एक ये दूसरी सेल्फी देखिए, फिर एक तीसरी सेल्फी देखिए, एक चौथी भी लेकर आई हूं। इन सेल्फियों को देखने के बाद आपको कुछ और दिखाऊंगी। 10 नवंबर 2016 को इस देश के तमाम अखबारों में, अगर आप थोड़ा जूम इन कर पाएं, तो फ्रंट पेज पर, कवर पेज पर 10 नवंबर 2016 नोटबंदी के 2 दिन बाद एक बड़ा सा विज्ञापन कवर पेज पर छपा था। और आप लोग तो प्रबुद्ध मीडिया के साथी हैं, आप जानते हैं कि कवर पेज कितना महंगा होता है, लेकिन ये कवर पेज का विज्ञापन छपा था जिस पर मोदी जी को मजबूत निर्णय, नोटबंदी जैसे मजबूत निर्णय को लेने के लिए साधुवाद किया गया था। पेटीएम ने छापा था। ये वही पेटीएम है जो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक पिक्चर बनी है, थोड़ी घटिया सी पिक्चर थी, कोई बात नहीं। उस पर 15% का कैशबैक देता है, 200 रुपए कैशबैक, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री उत्तराखंड की अपनी रैली में करते हैं। तो ये सारी सेल्फी में जो व्यक्ति आपको दिख रहा है, तमाम वीडियो है उछल कूद करते हुए, डांस करते हुए, खुश होते हुए। ये वीडियो विजय शेखर शर्मा के हैं, जो पेटीएम के सीईओ हैं, जो पेटीएम के संस्थापक हैं, फाउंडर हैं। और इस तरह का साधुवाद देना, इस तरह की खुशी व्यक्त करना स्वाभाविक है, क्योंकि मोदी जी ने छप्पर फाड़ के उनको खुशियां देने का काम किया है। आप ये सोचिए कि जिस नोटबंदी ने अर्थव्यवस्था को अधिया दिया, जिस नोटबंदी ने हजारों लाखों एमएसएमईज बंद कर दिए, लोगों को बेरोजगार कर दिया, उस नोटबंदी को साल दर साल अपने लिए सबसे शुभ दिन मानने का काम करने वाले व्यक्ति विजय शेखर शर्मा है। उन्होंने अपनी कंपनी का आईपीओ भी 8 नवंबर को ही किया था, 2021 को। परेशान करने वाली बात यह है कि इस व्यक्ति और इसकी कंपनी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आक्षेप लगे हैं और गंभीर आरोप लगे, और ये विपक्ष ने नहीं लगाए, ये इस देश के भारतीय रिजर्व बैंक ने लगाए हैं। और उन अनियमितताओं के चलते उनके पेटीएम पेमेंट बैंक को प्रतिबंधित कर दिया गया है, पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ना वो टॉपअप कर सकते हैं, ना वो कुछ क्रय कर सकते हैं, ना वो जमा कर सकते हैं पैसा। 29 फरवरी से पेटीएम पेमेंट बैंक पूरी तरह बंद हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए सारी कार्रवाई आरबीआई ने अपने अधिनियम 35A के तहत की है। तो ये वो व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री के बेहद करीबी हैं। ये वो व्यक्ति हैं जिनके बारे में प्रधानमंत्री अपनी चुनावी रैली में जिक्र करते हैं, तमाम सेल्फी खिंचाते हैं। आप सब जानते हैं प्रधानमंत्री की तस्वीर को अगर आप किसी अखबार में इस्तेमाल करते हैं विज्ञापन के लिए, तो आपको पीएमओ की संस्तुति चाहिए होती है। तो ये बहुत करीबी है प्रधानमंत्री के, बहुत चहेते हैं, बहुत लाडले हैं। और अब ये मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आक्षेपों से घिरे हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि ये गाज एकदम से गिर गई है,
क्योंकि अगर खबर देखिए और रिपोर्ट्स जो आप ही लोग लगा रहे हैं, उनके मुताबिक 2017 में लाइसेंस मिलने के 1 साल के अंदर गंभीर घपले शुरू हो गए थे और आरबीआई ने बार बार दंडित करने का भी काम किया। कभी जमाकर्ताओं पर रोक लगी, कभी जुर्माना लगा 6-6 करोड़ रुपए का, तमाम चीजें हुई। लेकिन उस दौरान भी, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री इनकी पैरवी करते रहे, इनका प्रचार प्रसार करते रहे। कुछ बातें जिन पर इनको यह सजा सुनाई गई है उसका उल्लेख कर देती हूं। खबरों के मुताबिक आरबीआई ने 35 करोड़ पेमेंट बैंक के जो वॉलेट थे उसका निरीक्षण किया। उसमें से 31 करोड़, 35 करोड़ का निरीक्षण किया, 31 करोड़ निष्क्रिय पाए गए। पैन कार्ड, एक एक पैन कार्ड हजारों नंबरों से जुड़ा पाया गया। लाखों खातों का केवाईसी नहीं हुआ था। मनी लॉन्ड्रिंग की संभावनाएं इसी से उजागर हुई। बैंक द्वारा लगातार झूठी अनुपालन रिपोर्ट देती जाई गई और जो ग्रुप 197 कंपनी का नाम है, लेकिन पेटीएम की जो ग्रुप कंपनीज हैं उसमें आपस में जो घपला था उसके चलते आरबीआई ने ये बड़ा कदम उठाया। यहां पर 2 चीजों की बात करनी जरूरी है, क्योंकि पेटीएम पर पहले भी अपने डेटा को भारतीय जनता पार्टी के साथ साझा करने का गंभीर आरोप लग चुका है। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक के बीच और पेटीएम के बीच होने वाले डेटा ट्रांजैक्शन पर भी गहन चिंता जताई है और यह भी सामने आता है कि इस चिंता के बावजूद ना शीर्ष अधिकारियों का तबादला हुआ, ना उनके खिलाफ कोई कदम उठाया गया और कंपनी ने बिजनेस बनाने के जुनून में लगातार नियमों का उल्लंघन किया और हर तरह के कानून को ताक पे रखा। शायद वो एक कहावत है हमारी तरफ, कहते हैं जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। मोदी जी साथ में हैं, उनके साथ सेल्फी खींच रही हैं, वो प्रचार प्रसार आपका इलेक्शन रैली में कर रहे हैं, तो डरने की क्या बात। एक और चिंता जो आरबीआई ने जताई वो पेमेंट बैंक की शेयर होल्डिंग को लेकर है। करीब 49% हिस्सेदारी पेटीएम कंपनी की थी, जिसे लोग 197 कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं, लेकिन 51% हिस्सेदारी इस बैंक की सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति विजय शेखर शर्मा के पास थी, जिनकी सारी सेल्फी मैंने आपके सामने साझा करी है। और ये एक बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि इससे ये साफ होता है कि एक व्यक्ति जिस तरह का भी निर्णय चाहे वो कर सकता था। अंत में आरबीआई की कार्रवाई की एक बड़ी वजह, और ये बहुत चिंता का विषय ये भी था कि चीनी निवेश भर भर के, चीन की कंपनी का निवेश भर भर के पेटीएम में था। पहले अलीबाबा और उसके बाद भी जो एंट ग्रुप है चाइना का, उसके पास करीब 10% साझेदारी आज भी है और संभावनाएं हैं कि डेटा की साझेदारी उस कंपनी के साथ। कुछ बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं, कुछ बड़े गंभीर मुद्दे खड़े हो जाते हैं जिसको उठाना जरूरी है। क्या मोदी जी के मधुर संबंधों के चलते उद्योगपति कानून को ताक पर रखकर काम कर रहे हैं? इतने सारे उल्लंघनों के बावजूद भी पेटीएम पेमेंट बैंक को इतनी लंबी ढील क्यों दी गई? 2017 से ही अनियमितताएं शुरू हो गई थी, 7 साल तक इतनी लंबी ढील क्यों दी गई? मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आक्षेप लगे हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उसके बारे में क्या कर रहा है? ईडी कौन सी नींद सो रहा है पेटीएम को लेकर? यह जरूर पढ़ना चाहिए। पेटीएम ने बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और पीएम केयर्स फंड को कितना चंदा दिया और क्या उस चंदे की बदौलत वो आज तक बचा रहा है? पहले अडानी और अब ये बार बार जो मोदी जी के लाडले हैं उनके खिलाफ एजेंसियां शिथिल क्यों पड़ जाती हैं? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और अंत में 2 सवाल जरूरी हैं। ईडी के 95% केसेस विपक्ष के लोगों के खिलाफ है, क्या ईडी इससे संतुष्ट है? और पेटीएम का तमाम ट्रांजैक्शन में लेन देन है, 10 करोड़ से ज्यादा तो पेटीएम के उपभोक्ता हैं। क्या यह डेटा भारतीय जनता पार्टी के साथ शेयर हो रहा है? सरकार की दी हुई जानकारी के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2023 में करीब 137 लाख करोड़ का डिजिटल पेमेंट हुआ, जिसमें पेटीएम का अच्छा खासा शेयर है।
क्या ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि ये डेटा गोपनीय है, ये डेटा सुरक्षित है, या इसकी ब्रीच हुई है? ये बहुत सारे प्रश्न हैं। पेटीएम का स्टॉक लगातार गिर रहा है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स इससे आहत हैं, पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस कंपनी पर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गहन आरोप इस देश के बैंकिंग रेगुलेटर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगाए हैं, वो किस तरह से खुला घूम रहा था और प्रधानमंत्री उसका प्रचार प्रसार और पैरवी क्यों कर रहे थे? आज ये सवाल उठना भी जरूरी है और इसका जवाब भी आना जरूरी है।